हेलो बच्चा बाटे, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पार्ट 2 में। तो जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, हम उससे अनुरोध करेंगे कि वो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि परमाणु के अंदर में कक्षा होता है, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हमने समझा कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए हम लोगों ने कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, जिसमें पहला हमने पढ़ा था N+L नियम, जिसके आधार पे हम लोगों ने ऊर्जा निकाला था कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। फिर हमने अफबाव का नियम पढ़ा। उन्होंने कहा था कि कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करने वाले हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे वो अक्रिय गैस के आधार पे करेंगे, अक्रिय गैस की मदद से करेंगे। क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर मान लो 80 का, 88 का, 89 का अगर लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बहुत काफ़ी लंबा वगैरह हो जाता है। अब लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एकमात्र मकसद होता है बाहर के इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानना, है ना। तो उसके लिए हम लोग देखिए, चलिए देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पवन कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपसे बोले कि सर हमको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो हम जनरली क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम इसकी परमाणु संख्या 19 देखते हैं। तो क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये होता है। लेकिन अब हम इसको ना थोड़ा छोटा करके लिखना चाहते हैं, बहुत छोटा। तो कैसे करें? इसके लिए हमको वर्ग 18 का मदद लेना पड़ेगा, वर्ग 18 का हेल्प लेना पड़ेगा। वर्ग 18 को अक्रिय गैस वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय गैस तत्व वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय वर्ग, अक्रिय गैस वर्ग, है ना। अक्रिय गैस वर्ग में क्या क्या हम लोग देखेंगे? आपके पास है हीलियम, आपके पास है नियॉन, आपके पास है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। हीलियम का परमाणु संख्या अगर देखें, परमाणु संख्या, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, 36 है, जेनॉन का 54 है, और रेडॉन का 86 है। और अगर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ हीलियम को छोड़ दिया जाए, बाकी, क्योंकि हीलियम में एक ही कक्षा कक्षा होता है और उसी में 2 इलेक्ट्रॉन में भर जाता है। लेकिन बाकी जितना भी है, आप देखिएगा, ये दूसरा दूसरा आवर्त है, आवर्त सारणी के दूसरा आवर्त में होने के कारण ये 2p6 में जाके खत्म होता है, ये 3p6 में जाके खत्म होता है, ये 4p6 में जाके खत्म होता है, ये 5p6 में जाके खत्म होता है, और ये 6p6 में जाके खत्म होता है। तो अगर हम चाहते हैं, अब बात ये आता है कि सर हम इसका प्रयोग क्यों करने वाले? तो देखिए, अक्रिय गैस वाले वर्ग जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेना पसंद करते हैं, ना तो देना पसंद करते हैं, ना तो बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका चेंज होता नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए, अगर हम कोई नापना लेते हैं दूरी मापने का, तो गर्मी के दिन में मान लिया जाए 1.25 मीटर हो जाए, ठंडी के दिन में 0.25 मीटर हो जाए, तो क्या हम वैसे वैसे मापना को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रेफरेंस के तौर पे लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रेफरेंस के तौर पे ले। जैसे कि अगर हमको आर्गन का लिखना है, आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6।
तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक सेम है कि नहीं? इसमें भी 2p6 3p6 है, इसमें भी 3p6 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से यहां तक वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए डायरेक्ट हम आर्गन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए आर्गन में कहां तक गया? 3p6 तक। हमने बोला था 3p6 तक जाता है। इसके बाद क्या आया? 4s1 आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आर्गन की मदद से, अक्रिय गैस वर्ग की मदद से, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर्गन को लिखेंगे और इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी बात जो बचा है उसको इसके बगल में लिख देंगे 4s1। ठीक है, कितना आसान हो गया? हो गया ना? अब बात करें कि अगर सर चलिए एक और बताइए का, तो चलिए बेरियम का देखते हैं। बेरियम का 56 होता है। 56 अगर लिखना है तो देखिए सबसे पहली बात है हमने आपको बताया था इस चीज को जरूर बना लें। 1s 2s 2p सॉरी 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s, है ना? और इधर 5f 4f 5d 6p 7s। इस तरह से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे ही अगर हम आपको लिख के दिखाएं 56 का लिखेंगे, मतलब कौन? बेरियम, है ना? बेरियम का लिखना चाह रहे हैं, 56 होता है इसका। तो बताइए क्या लिखें? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना? 4s के बाद क्या आया? 4s के बाद क्या आया? 3d। 4s के बाद क्या आएगा? 3d 3d 10। 3d के बाद क्या आएगा? 4p। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ? 4p 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। अभी 36 ही पूरा है। तो 4p के बाद क्या आएगा बच्चों? 5s। तो 5s2। 5s के बाद क्या आएगा? 4d 10। 4d के बाद क्या आएगा? 5p 6। यहाँ तक 36 हो गया था। 38 10 48 6 54। 54 हो गया। और इसके बाद क्या होगा? 5p के बाद 6s आएगा। 6s आएगा तो 6s2 देंगे। कितना देंगे? 6s2 देंगे, है ना? अब देखिए 5p6 तक में 54 तक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बताएं? 54 तक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या ना 5p6 तक, तो 54 तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेनॉन, एक्सी जेनॉन, है ना? इसका नाम है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो हम जेनॉन का प्रयोग कर लें तो यहां से यहां तक देखिए कितना फायदा हो जाएगा। यहां से यहां तक लिखने के बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? बेरियम के लिए जेनॉन 6s2, जेनॉन 6s2। बोला आसान हुआ कि नहीं? कितना आसान हो गया? वही अगर फ्रांसियम लिखना है, फ्रांसियम का 87 होता है। अब हम वो भी करने नहीं जा रहे हैं। फ्रांसियम क्या होता है? 87। ठीक है, 87 होता है। तो आप देखिए यहां से 86 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? रेडॉन। और ये जाएगा कहां तक? 6p तक। कहां तक? 6p6 तक अगर लिख देते हैं तो 86 लिख दिए, है ना? तो आप यहां पे देखिए 6p6 तक अगर लिख दिए तो कहां तक लिख दिए? यहां तक, है ना? मतलब यहां तक के लिए हमने लिख दिया क्या? रेडॉन। क्या लिख दिया बच्चों? रेडॉन। ठीक है, अब यहां तक के लिए रेडॉन लिख दिए तो बचा अवरी क्या? 7s। हमको ये सब भी लिखने का आवश्यकता नहीं है, पहले इतना लिख लेंगे अगर बाद इसके जगह पे ये बैठा गए तो फिर फायदा क्या हुआ? समझ आ रहा है? ये लिख के इसके बाद इसको हम बदलेंगे, इसमें एक बाद ऐसे लिखेंगे, इसका आपको फायदा तो हुआ नहीं। हमको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए।
तो डायरेक्ट लिखने का मतलब है कि जब हम रेडॉन लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप कहाँ तक लिख दे रहे हैं, 6p तक, है ना। और जैसे ही आपने 7s1 लिखा तो हो गया कितना, 87 हुआ कि नहीं, 83 ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, 87 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि कितना आसान हो जाता है। अब इसी तरह से बोले कि नहीं लोहा का लिख के दिखाइए, आयरन का लिख के दिखाइए, तो आयरन का मतलब कितना, 26। अब 26 किससे बड़ा है, कौन सा वाला से ज्यादा बड़ा है, तो 26 देखिए आर्गन वाले से बड़ा है ना, किससे है, आर्गन से, और क्रिप्टन से छोटा है। तो जैसे 18 के बाद 19 से लेके 35 तक के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर्गन का ही यूज करेंगे, है ना। 36 के बाद मतलब 37 से लेके 53 तक हम किसका यूज करेंगे, क्रिप्टन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे आर्गन, तो जैसे ही आर्गन लिख दिए बाबू, इसका मतलब 18 तक हो गया, कितना तक हो गया, 18 तक, और 18 तक हो गया मतलब कहाँ तक हो गया, 3p तक हो गया, कहाँ तक हो गया, 3p। इसके बाद क्या आएगा, 4s, तो 3p तक हो गया, अब आएगा 4s2, तो 18 2 20, इसके बाद 6 अभी भी बचा हुआ, तो वो किसमें लिखेंगे, 3d6, है ना, क्या आएगा, 3d6। तो इस तरह से आप देखिए, ऐसे लिखना होता है रेडॉन का तो इतना लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन अगर आपको इस तरह से लिखने आता है तो कितना छोटा में हो गया। तो ये फायदा हुआ कि नहीं, क्योंकि अंदर वाले जितने कक्षक होते हैं सारे भरे हुए होते हैं, और भरे हुए कक्षक का कोई खास हमको से लेना देना होता नहीं है, हमको अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मायने रखता है। बात समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए ये वाला बहुत फायदेमंद है। तो ये हो गया किसके मदद से, अक्रिय गैस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अभी देखिए 3 तरीका हमने लिख लिया, किस तरह से, देखिए हमने 3 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया। कैसे कैसे सीखा, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 11 होता है, तो पहला तरीका तो हम लोग लिखते हैं 2 8 1, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। लेकिन दूसरा तरीका क्या था बच्चों, ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा तरीका में हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखना सीखा, कक्षक उपकक्षा के आधार पे, किसके आधार पे, उपकक्षा के आधार पे। तो हम इसको लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6 3s1, ये दूसरा विधि हो गया ना। तीसरा विधि एक और आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा विधि हमने क्या कहा था कि 2p6 तक के लिए नियॉन लिख सकते, 2p6 तक के लिए क्या लिख सकते हैं, नियॉन। तो हम यहां से यहां तक के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन क्या चीज, 3s1, नियॉन 3s1। तो 3 तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और हमने आपको बताया था कि 4 तरीके से हम आपको सिखाएंगे। कितने तरीके से, 4 तरीके से। तो अब कक्षक का बॉक्स का जरूरत पड़ने वाले है, कक्षक के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरा जाए। अब वो ज्यादा एग्जैक्ट होता है ना, जैसे आपको बता दिया गया पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे एक्चुअली में, किस कक्षक में है, किस उपकक्षा में है, पता नहीं चल पा रहा। अगर उपकक्षा भी पता चल गया कि एक 2s में है 2p में है, तो कौन सा कक्षक में है, बात समझे। तो और ज्यादा अंदर जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना, उसके लिए हमको 2 मेथड और पढ़ना पड़ेगा, 2 नियम और पढ़ना पड़ेगा। उसमें है कौन सा, पॉली का नियम और हुंड का नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नियम, पॉली का नियम, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉली के नियम का। पॉली का नियम या पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या कहते थे
इन जैसे देखिए कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति है तो उसका पूरी तरह से एड्रेस सेम नहीं हो सकता, है ना। अगर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ही, या तो उसका गांव का नाम चेंज होगा, या तो घर का नंबर चेंज होगा, या तो पापा का नाम चेंज होगा, या खुद का नाम चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा। कोई भी ऐसा दो व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता अरबों करोड़ों के भीड़ में कि दोनों का एड्रेस सेम हो जाए सब तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कांड कोई और करेगा, जेल कोई और है ना भोगेगा। उसी तरह से किसी परमाणु के अंदर कितनों इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को अगर आप उठाइए तो उसके जो एड्रेस है वो सेम नहीं होना चाहिए। और है ना, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको क्वांटम संख्या कहते हैं। और आपके पास 4 क्वांटम संख्या, कितनी क्वांटम संख्या? 4 क्वांटम संख्या है। और वो चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों का चारों क्वांटम संख्या किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होना चाहिए। यही कहा किसने? पॉली ने, है ना। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, मान समान नहीं हो सकता। अब इसके आधार पर जब ऐसा करके देखा गया तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। जैसे आपको हमने लिया 2s, क्या ले लिया? 2s। अब 2s में हमने क्या किया, एक बार 2 इलेक्ट्रॉन रखा इस स्पिन में, फिर से हमने लिया 2s, अबरी हमने दोनों कर दिया इस स्पिन में, एक में हमने ले लिया 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और ये भी 2s ही ले रहा है, और एक में हमने किया इस तरीके से। हमको बस यही चीज करना है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होना है, वो देख लेना है खाली, है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ पे पूछिए, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं भाई साहब तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो एड्रेस क्या है, तो आप वो n के बारे में बताएगा, l के बारे में बताएगा, m के बारे में बताएगा, s के बारे में बताएगा। यही तो 4 क्वांटम संख्या पढ़े थे, मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, 4 पढ़े थे ना। और जहाँ पे हमने बताया था n का वैल्यू कहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक होगा। l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक, n-1 तक, n-1 तक। और यहाँ l 0 होता है तो इसको s बोलते हैं, l1 होता है तो p बोलते हैं, l2 होता है तो d बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, l3 होता है तो f बोलते हैं। और m का जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ तक था, -l से +l तक था। और s का 2 ही वैल्यू होता था, +½ या -½ तो +1/2 या -1/2 हो सकता है। तो अब समझिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से पूछे भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो वो चारों क्वांटम संख्या के बारे में बताएगा। तो इसका n कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में nl लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, nl। आगे वाला n रहता है, पीछे वाला ये क्या रहता है, l रहता है। यहाँ n कितना हो गया 2, l कितना हो जाएगा 0, s है तो l कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब l ही 0 है तो m भी कितना हो जाएगा 0, l 0 तो m भी क्या 0 है, तो m 0। और s बराबर क्या, क्लॉकवाइज है तो +½ क्लॉकवाइज है तो +½ इस तरह से। और यहाँ पे इसकी बात करें तो इसके लिए भी n2 l 0 m 0 s +½ समझा बच्चों। अब देखिए दोनों का एड्रेस सेम हो गया कि नहीं। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये पॉली के नियम का पालन नहीं कर रहा है, पॉली के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सेम चक्रण में नहीं रह सकता, है ना, क्लॉकवाइज में नहीं रह सकता। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज में रह सकता है क्या,
तो इसके लिए भी n लिखोगे तो 2, l कितना 0, m कितना 0, s खाली इसमें प्लस आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे है तो माइनस हाफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों, n2, l0, m0, s कितना -1/2। तो यहाँ पे दोनों फिर से सेम हो जाएगा, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी बात करें इसमें, तो इसमें n कितना 2, l कितना 0, m कितना 0, s कितना +12। हम इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखना चाहें तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n2, n कितना है, इसके लिए भी तो n2 ही ना है, l कितना है 0 है, l0 तो m भी 0, s इक्वल टू कितना है -1/2। लेकिन इसके लिए लिखना चाहे तो n2, l0, m0, s कितना +1/2। अब होता क्या देखें, ये दोनों का तो अलग अलग है ठीक है, लेकिन एक के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रख देंगे तो कैसों रखेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम हो ही जाएगा। इसीलिए इसका मतलब ये है कि एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पे देखो छोटू, इसका देखें, ये भी 2s ही है, तो n कितना 2, l कितना 0, m कितना 0, s कितना +1/2। इसमें इसके लिए बात करें तो n कितना 2, l कितना 0, m कितना 0, s कितना -1/2। अब देखिए 3 गो चीज सेम हो गया, 3 चीज क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन चौथा चीज तो चेंज हुआ कि नहीं। अब हम नहीं कह सकते कि दोनों हर तरह से ये सेम है, चारों क्वांटम संख्या का मान इसका सेम है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। पॉली के अनुसार आप इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसे, विपरीत चक्रण में। कैसे रहेगा, विपरीत चक्रण में। एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता सेम पोजीशन में, सेम ओरिएंटेशन में, सेम मतलब स्पिन में नहीं रह सकता, 1 से 2 से ज्यादा भी नहीं रह सकता। तो रहेगा एग्जैक्ट कितना, 2 ही, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहेगा। 1 रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहेगा एक कक्षक में, यही कहना था। तो क्या कहना था बताओ, अर्थात एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वो भी कैसे, वो भी विपरीत चक्रण में। कैसे, विपरीत चक्रण में। ठीक है, तो एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं हुंड के बारे में। किसके बारे में, हुंड के बारे में। हुंड के नियम, या इसको हम लोग लिखते हैं हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। अब बात समझिएगा कि हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम में क्या होता है। हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम में हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, इसमें हम बात करेंगे समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। ठीक है, जैसे हम देखिए अफबाओं ने बोला था कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले में उससे बाद में जाएगा। ठीक है, तो कम ऊर्जा वाले में पहले जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले में बाद में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक रहे तो क्या किया जाए, इसके लिए अफबाओ साहब ने कुछ नहीं कहा।
जैसे देखिए 1s का ऊर्जा कम है तो हम मानते हैं पहले इलेक्ट्रॉन में इसमें जाना चाहिए। 2s का थोड़ा सा क्या है ज्यादा है तो 1s भर जाएगा तब 2s में जाएगा। लेकिन 2p में बात करें, अगर मान लिया जाए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, हमने बोला कि चलो भोज खाने जाते हैं तो एक बहुत बच्चा है 5 साल का, एक 30 साल का बच्चा है, और वो 5 साल का बच्चा ना 2 पूड़ी खाता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको 1 पूड़ी दे के इसके बाद 2 पूड़ी बड़ा लग दे दीजिएगा? नहीं, लाठी चला देगा परेशान कर देगा, नहीं हम 2 खेबो, हम 2 खेबो, नहीं छोटू। तो उसको बिना 2 दिले आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर 3 लड़का बैठा हुआ है, तीनों का एज 30 साल का है, एकदम तीनों एक जैसा है, तो क्या लगता है आप किसी में 1-2 दे दीजिएगा, किसी में 1 दे दीजिएगा, किसी को 1 नहीं दीजिएगा? ऐसा होगा क्या? सब में 1 जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको 2p अगर हम बोलते हैं तो ये देखिए क्या है 2px, ये 2py लिख सकते हैं, इसको 2pz बोल देते हैं। अरे जब हम बोलते हैं p कक्षक तो p कक्षक में कितने, p उप कक्षक में कितने कक्षक? 3 कक्षक, एक px, py, pz। जब हम 2p कक्षक बोल रहे तो क्या बोलेंगे? 2px, 2py, 2pz। और आप देखिए यहाँ पे अगर n निकालते हैं तो n 2 है और l 1 है, और n प्लस l कितना है? 3 है। यहाँ भी n प्लस l कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ भी n प्लस l कितना आएगा? 3 आएगा। और n भी सब में 2 है, n भी सब में क्या है? 2। तो n प्लस l भी सेम और n भी सेम। तो हम जब n प्लस l का नियम पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? जिसका n प्लस l का मान ज्यादा उसका ऊर्जा ज्यादा। अगर उससे भी पता नहीं चल पाए तो जिसका n ज्यादा उसका ऊर्जा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोनो फॉलो ना हो रहा है। इसका मतलब है कि p उप कक्षा के जो तीनों कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समान ऊर्जा वाले। और समान ऊर्जा वाले कक्षक को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षक को क्या कहा जाता है? समभ्रंश। अगर आपसे पूछता है समभ्रंश कक्षक क्या है, समभ्रंश कक्षक क्या है? समभ्रंश को बोलते हैं क्या? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों को, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। समभ्रंश कक्षक कहा जाता है ना। और जो हुंड का नियम है ये समभ्रंश कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा उसके बारे में चर्चा करता है ना। तो क्या कह सकते हैं? समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। तो अगर आप बात करें p उप कक्षा का, तो p उप कक्षा में बच्चों कितने कक्षक? p उप कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी? 3। तो p उप कक्षा में 3 कक्षक होते हैं और तीनों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। तो हम कहेंगे p उप कक्षा में px, py, pz करके कितना होता है? 3 कक्षक है। तो हम कह सकते हैं p उप कक्षा में 3 समभ्रंश कक्षक है। कितना समभ्रंश? 3 समभ्रंश कक्षक, 3 समभ्रंश कक्षक होते हैं। उसी तरह से बात करें d उप कक्षा का तो क्या होगा? d उप कक्षा बताइए। d उप कक्षा में कितने कक्षक? 5 कक्षक। कितने कक्षक? 5 कक्षक। तो पांचों का पांचों ऊर्जा क्या होगा? इसमें हमने बताया था dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर बताया था ना कि 5 कक्षक होता है और पांचों की ऊर्जा इस तरह से, पांचों की ऊर्जा समान होती है। तो क्या कहेंगे? 5 समभ्रंश कक्षक। और अगर बात करें f उप कक्षा का, f उप कक्षा की बात करें तो f उप कक्षा में कितने कक्षक? 7 कक्षक। 7 कक्षक और सातों का ऊर्जा क्या होगा? समान होगा। तो हम कहेंगे 7 समभ्रंश कक्षक होते हैं। तो एक बार बात समझिए कि समान ऊर्जा जिन कक्षकों का होगा उसको समभ्रंश कक्षक कहेंगे। समभ्रंश p उप कक्षा में 3 समभ्रंश कक्षक, d उप कक्षा में 5 समभ्रंश कक्षक और f उप कक्षा में 7 समभ्रंश कक्षक। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था हुंड का
कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरे जाएंगे। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे, इसके बाद विपरीत चक्रण के साथ जोड़ा लगना शुरू होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले इसको। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समभ्रंश कक्षकों में, समभ्रंश कक्षकों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के साथ, समान चक्रण के साथ पहले एक एक कर भरे जाएंगे, एक एक कर भरे जाएंगे। इसके बाद, इसके बाद विपरीत चक्रण में, विपरीत चक्रण में, विपरीत चक्रण में, विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या लगेगा? जोड़ा लगेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब मान लिया जाए आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त लास्ट में P1 आ जाए, इसका मतलब है P उप कक्षा में 3 कक्षक, P उप कक्षा में कितने कक्षक? 3 कक्षक, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम P2 बोलते हैं, P2 बोलते हैं तो इसका मतलब है P उप कक्षा में 3 कक्षक और दोनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हम P3 बोलते हैं तो 3 कक्षक और सब में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब P4 होगा तो क्या होगा बताइए? देने को हम ऐसे दे सकते थे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन फिर अगला, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तीनों का ऊर्जा समान है, इसलिए सब में पहले एक एक जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि पहले एक एक करके भरे जाएंगे क्या? समान चक्रण में, फिर विपरीत चक्रण में क्या होगा? जोड़ा लगेगा। तो 1 2 3 और इधर 4। फिर हम बात करते हैं क्या? P5। P5 जब हम करते हैं इसका मतलब है सब में क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इस तरह से होगा। और P6 की बात करते हैं तो सब में क्या होगा बच्चों? पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, है ना। पहले एक सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर तीनों में क्या होगा? विपरीत चक्रण में जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो यही कहना था किनका? हुंड के नियम का, हुंड साहब का यही कहना था। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ा? हमने देखा कि अक्रिय गैस के मदद से किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। दूसरा पॉली का नियम क्या है, और तीसरा हुंड का नियम क्या है। हम इसको 3 पार्ट में बांटने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। अगला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? अगला पार्ट में हम देखेंगे कि बॉक्स विधि के द्वारा, मतलब कक्षक के मदद से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और कुछ अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।